Hello students, welcome to class 10th. I'm योगिता सिंह, your SST टीचर। बच्चों, आज हम ज्योग्राफी में चैप्टर 1 पढ़ेंगे। चैप्टर 1 है आपका संसाधन और विकास। इसमें हम अपने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, उससे होने वाले डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले तो हम जो चैप्टर है संसाधन, ठीक है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। संसाधन होते क्या हैं? हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, यानी कि वो चीज़ जो हमारे नीड की, जिसकी हमें नीड है, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, वो संसाधन कहलाती हैं। अब इसमें आपका टॉपिक आता है संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो संसाधन जो है, इन्हें उनके विभिन्न आधार पर जो है बांटा गया है। एक तो होता है उत्पत्ति के आधार पर, समापत्ति के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास स्तर के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर ये दो होते हैं, जैव और अजैव। समापत्ति के आधार पर ये दो होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। और स्वामित्व के आधार पर होते हैं व्यक्तिगत, समुदाय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। और विकास के आधार पर होते हैं संभावी, विकसित और संचित। ठीक है, तो अभी इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन है वो जैव और अजैव बताए। तो जैव संसाधन कौन से होते हैं? ये वो संसाधन हैं जो सजीव होते हैं, ठीक है, जैव मंडल में मिलते हैं, जैसे कि मनुष्य, वनस्पति, मछलियाँ, प्राणीजात, पशुगण आदि। और अजैव कौन से होते हैं? ये संसाधन निर्जीव होते हैं, ठीक है, और निर्जीव पदार्थों से मिलते हैं, जैसे कि मिट्टी, हवा, पानी, धातु, पत्थर, ये अजैव संसाधन होते हैं। समाप्तता के आधार पर नवीकरणीय होते हैं। नवीकरणीय वो संसाधन होते हैं जिन्हें भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा जो है हम दोबारा से नवीकृत कर सकते हैं और दोबारा से इस्तेमाल करने लायक बना सकते हैं। उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल, जीव जंतु आदि। अनवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जिन्हें हम पूरी तरह से नवीकृत नहीं कर सकते हैं, ये एक बार यूज़ करने के बाद में जो है ख़त्म हो जाते हैं, जैसे कि जीवाश्म ईंधन, धातु, कोयला आदि। इन संसाधनों के निर्माण में जो है लाखों वर्ष लग जाते हैं, ठीक है, इन्हें नवीकरण करना असंभव हो जाता है, ठीक। और इन लाखों वर्ष लग जाते हैं जो हमारे मनुष्य के जीवन काल से बहुत ज़्यादा है। तो कुछ ऐसे संसाधन भी जिन्हें पुनः चक्रीकरण नहीं किया जा सकता, जैसे कि जीवाश्म ईंधन। अब करते हैं स्वामित्व के आधार पर। तो जैसे कि पहला बताया था व्यक्तिगत संसाधन, ये संसाधन वो संसाधन है जिनका निजी स्वामित्व होता है, जैसे कि किसान की ज़मीन है, आपके पास प्लॉट होते हैं, घर होते हैं, ठीक है। सामुदायिक संसाधन कौन से होते हैं? तो वो संसाधन है जिनका स्वामित्व समुदाय, समाज के पास होता है, जैसे कि चारागाह है, सब लोग यूज़ करते हैं, तालाब है, पार्क है, शमशान है, कब्रिस्तान है, सभी लोगों के लिए है। राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं? वो संसाधन जो राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं, जिनका स्वामित्व राष्ट्र के पास होता है, यानी कि जैसे कि हमारे भारत की ज़मीन है, सड़कें हैं, नहर है, रेल है, तो ये राष्ट्रीय संसाधन है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कौन से होते हैं? वे संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं जिनका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है। जिसके समझने के लिए समुद्र क्षेत्र का उदाहरण लेते हैं, जैसे कि किसी भी देश की तट रेखा 200 किलोमीटर तक के समुद्र क्षेत्र पर ही देश का नियंत्रण, यानी कि आप अगर अपने तटीय क्षेत्र के इलाके पर जाएंगे और वहाँ से आप जो आपका समुद्र है वहाँ से आप 200 किलोमीटर तक के एरिया पर जाते हैं, तो वहाँ तक का एरिया वो आपका है, ठीक है। उसके आगे के समुद्री क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की श्रेणी में आते हैं। विकास के स्तर के आधार पर जो संसाधन है, जैसे इसमें मैंने आपको 3-4 बताए हैं। पहला है संभावी। संभावी कौन से होते हैं? किसी भी देश या क्षेत्र में कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग वर्तमान में नहीं हो रहा है और संभावी कहलाते हैं, जैसे कि गुजरात में और राजस्थान में उपलब्ध सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, ठीक है। विकसित ऊर्जा कौन से होते हैं? वो संसाधन विकसित कहलाते हैं जिनका सर्वेक्षण हो चुका है, जिन्हें उपयोग और गुणवत्ता की मात्रा भी निर्धारित हो चुकी है, जो है एक्चुअली अभी हम यूज़ भी कर रहे हैं, विकसित संसाधन है। भंडार क्या होते हैं? कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो उपलब्ध तो है लेकिन उन्हें सही इस्तेमाल के लिए हमारे पास उचित टेक्नोलॉजी नहीं है, ऐसा संसाधन को भंडार कहते हैं। हाइड्रोजन ईंधन है, अभी हमारे पास हाइड्रोजन ईंधन के इस्तेमाल के लिए कोई उचित टेक्नोलॉजी नहीं है। संचित कोष कौन से होते हैं? ये भंडार का एक वो हिस्सा है, इससे उपयोग के लिए टेक्नोलॉजी तो मौजूद है लेकिन उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जैसे कि नदी के जल से पनबिजली परियोजना द्वारा बिजली निकाल लिया जाना, लेकिन वर्तमान का इस्तेमाल सीमित पैमाने पर हो रहा है। अब है सततपोषणी विकास। सततपोषणी विकास का मतलब क्या होता है? जब विकास होने के क्रम में पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे और भविष्य की जरूरतों की अनदेखी ना करे, तो इसी विकास को सततपोषणी विकास कैसे कहते हैं। संसाधनों के सही इस्तेमाल और सततपोषणी विकास के मुद्दे पर 1992 में रियो डी जेनेरो ने अर्थ समिट का आयोजन किया था। इस सम्मेलन में 100 राष्ट्र अध्यक्ष शामिल हुए थे। इसी एजेंडा को 21 एजेंडा भी कहा जाता है, ठीक है। इस एजेंडा का मुख्य उद्देश्य क्या था? सतत पोषणीय विकास और संसाधन का सही इस्तेमाल करना। इस एजेंडे में समान हितों, पारस्परिक जरूरतों और सम्मिलित जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए विश्व सहयोग की बात की गई है, ताकि पर्यावरण की क्षति, गरीबी और रोग से मुकाबला किया जा सके। संसाधनों का विकास
मानव अस्तित्व के लिए संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है, इसलिए मानव द्वारा इसका अंधाधुंध उपयोग किया गया है, जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई हैं। कुछ व्यक्तियों के लालच और संसाधनों का ह्रास है। समाज के कुछ लोगों के हाथों में संसाधनों का संचय, जिससे समाज दो हिस्सों में बट गया है कि संपन्न अमीर लोग रहते हैं और दूसरे बहुत गरीब हैं, बिल्कुल गरीब हैं। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण ने वैश्विक परिस्थिति के संकट को पैदा कर दिया। भूमंडलीय तापन है, ओजोन प्रक्षय है, पर्यावरण प्रदूषण है, भूमि निम्नीकरण है, ये सारी प्रॉब्लम आई हैं। मानव जीवन की गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए समाज में संसाधनों का न्यायसंगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। संसाधनों के सही उपयोग के लिए हमें सतत आर्थिक विकास करने की आवश्यकता है। सतत आर्थिक विकास का तात्पर्य ऐसे विकास है जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की उपेक्षा ना करे। संसाधन नियोजन का क्या मतलब है? संसाधन नियोजन से द्वारा हम संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत में संसाधनों का वितरण समुचित नहीं है, यानी कि हमें अपने संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना चाहिए और आने वाले भविष्य के लिए उनको जो है संभाल के रखना चाहिए। ठीक है। भारत में संसाधन नियोजन संसाधनों की मदद से समुचित विकास करने के लिए जरूरी है कि योजना बनाते समय टेक्नोलॉजी, कौशल, संस्थागत बातों का ध्यान रखा जाए। प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही भारत में संसाधन नियोजन एक प्रमुख लक्ष्य रहा है। भारत में संसाधन नियोजन के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं, जैसे कि पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों के संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना, टेक्नोलॉजी, उपयुक्त कौशल और संस्थागत ढांचे का सही इस्तेमाल करते हुए नियोजन ढांचा तैयार करना, संसाधन नियोजन और विकास नियोजन के बीच सही तालमेल को बिठाना। संसाधनों का संरक्षण भी बहुत जरूरी है। संसाधनों के दोहन में कई सामाजिक और आर्थिक समस्या उत्पन्न हुई है। गांधी जी का ये मानना था कि आधुनिक टेक्नोलॉजी की शोषणात्मक प्रवृत्ति ही पूरी दुनिया में संसाधनों के क्षय का मुख्य कारण है। गांधी जी अत्यधिक उत्पादन के खिलाफ थे। उसकी जंगें जन समुदाय द्वारा उत्पादन की वकालत करते थे। पृथ्वी पर संसाधन सीमित मात्रा में ही है। यदि उनके अंधाधुंध इस्तेमाल को नहीं रोका गया तो भविष्य में मानव जाति के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, फिर हमारा अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। भू संसाधन जो है, भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार व्यवस्थाएं सब भूमि पर आधारित हैं। ठीक है। भूमि जो एक सीमित संसाधन है, इसलिए हमारे पास उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होनी चाहिए। भारत में भूमि संसाधन लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है जो कृषि और उद्योगों के लिए सुविधाजनक है। ठीक है। और 30% भू क्षेत्र विस्तृत रूप से पर्वत क्षेत्र स्थित है जो बारहमासी नदियों के प्रभाव को सुनिश्चित करता है, पर्यटन विकास के लिए अनुकूल है। ठीक है। और 27% हिस्सा जो है पठारी क्षेत्र है जिसमें खनिजों, जीवाश्म ईंधन, वनों का अपार संचय कोश है। भारत में भू उपयोग एक तो इसमें भौतिक कारक है। ठीक है। इसमें आकृति है, जलवायु है, मृदा के प्रकार है, मानवीय कारक में जनसंख्या आता है, जनसंख्या घनत्व है, प्रौद्योगिकी क्षमता है, संस्कृति है, परंपराएं आदि हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। अब भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। भूमि निम्नीकरण कैसे होता है? भूमि निम्नीकरण जो है वनोन्मूलन, जंगलों को काटना, जानवरों का ईंधन लगातार चराना, खनन, इन तरीकों से जो है भूमि का निम्नीकरण होता है। अब उसके उपाय क्या है? वनारोपण, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। चरागाहों का समुचित प्रबंधन करना चाहिए। कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर रेतीली मिट्टी पर स्थिर करने की, जिससे रेत ना उड़े। बंजर भूमि का उचित प्रबंधन करना चाहिए। सिंचाई का समुचित प्रबंधन होना चाहिए। फसलों को सही तरीके से कटाई करनी चाहिए। खनन प्रक्रिया पर नियंत्रण रखना चाहिए। खनन के बाद भूमि का समुचित प्रबंधन किया जाना चाहिए, क्योंकि खनन के बाद लोग जो है भूमि को खुला छोड़ देते हैं, गड्ढे खुले छोड़ देते हैं, तो उसका हमें प्रबंध करना चाहिए। औद्योगिक जल के परिष्करण के बाद जल का विसर्जन, यानी कि उद्योगों से निकलने वाले जो जल हैं उनको अच्छी तरह से रिफाइन करके उसका विसर्जन करना चाहिए। सड़कों के किनारे पर वृक्षारोपण करनी चाहिए और जो पेड़ों का कटाव है उसकी रोकथाम करनी चाहिए। मृदा संसाधन, मृदा एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी में खेती होती है। मिट्टी कई जीवों का प्राकृतिक आवास भी है। मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया बहुत ही धीमी है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि मात्र 1 सेंटीमीटर मिट्टी को बनने में जो हज़ारों वर्ष लग जाते हैं। मिट्टी का निर्माण शैलों के अपघटन क्रिया से होता है। मिट्टी निर्माण में कई प्राकृतिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसे कि तापमान, पानी का बहाव, पवन। ठीक है। तो इन भौतिक रासायनिक परिवर्तनों का भी योगदान रहता है।
मृदा का वर्गीकरण कैसा है, इसमें बनावट है, रंग है मिट्टी के, उम्र है कितनी पुरानी है, रासायनिक गुण है, ठीक है। इस आधार पर मिट्टी के कई प्रकार होते हैं। मिट्टी में जो है पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, इसमें जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी जो है उत्तरी मैदानी इलाकों में पाई जाती है। नदियों के आसपास वाले इलाकों में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी डेल्टा के पास जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो उपजाऊ होती है, कि खेती के लिए बहुत अच्छी होती है, जिससे कि घनत्व भी वहीं पर पाया जाता है। इसमें ज़्यादातर जो है मिट्टी में पोटाश, फास्फोरस, चूना युक्त होती हैं। ये चने, गन्ना, चावल, गेहूँ आदि और दलहन खेतों की दलहन जो फसलें होती हैं उनके लिए बहुत अच्छी होती है। काली मिट्टी कैसी होती है, इनका रंग काला होता है, इसे रेगर मिट्टी भी कहते हैं। ये कपास के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। और ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जो है पाई जाती है। और दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी, कृष्णा नदी की घाटी पर भी फैली हुई है, ठीक है। काली मिट्टी बहुत ही महीन कणों की बनी होती है और इसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश, चूना आदि पोषक तत्व पाए जाते हैं। लाल और पीली मिट्टी, लाल मिट्टी जो है दक्कन पठार के पूर्वी दक्षिण हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित होती है। लाल और पीली मिट्टी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य मैदान के भाग, दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में क्षेत्रों पहाड़ी एरिया में जो है पाई जाती है। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और उपांतरीय चट्टानों में लौह धातु के कारण होता है। लेटराइट मिट्टी जो है वो उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। ये मिट्टी जो है खासतौर पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी पर अधिक मात्रा में खाद, रासायनिक उर्वरक डालकर ही खेती की जाती है। इस मिट्टी में ह्यूमस की बहुत मात्रा कम पाई जाती है क्योंकि अत्यधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाले बैक्टीरिया इसमें नष्ट हो जाते हैं। मरुस्थलीय मिट्टी कौन सी होती है, राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। रेतीली मिट्टी होती है, शुष्क होती है क्योंकि वहाँ का जो तापमान है ज़्यादा, जलवाष्प दर अधिक होता है और मिट्टी में ह्यूमस और नमी की कमी भी होती है, ठीक है। नमक की मात्रा के अधिक पाए जाने के कारण झीलों में जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बना जाता है। वन मिट्टी वो होती हैं जो मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती हैं जहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध होते हैं। इन मिट्टियों में गठन में परिवर्तन के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिलटर होती हैं, परंतु अब ऊपरी ढालोपन का गठन मोटे कणों वाला हो जाता है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्र में विशेषकर नदी सोपानों, जलोढ़, पंखों आदि में मिट्टी उपजाऊ पाई जाती है। मृदा अपर्दन और संरक्षण, मिट्टी का अपर्दन इसे बोलते हैं कटाव। मिट्टी का जो कटाव है उसकी जो बहाव है उसकी प्रक्रिया को मृदा अपर्दन कहते हैं। मृदा अपर्दन के कारण भी हैं जैसे कि वनोन्मूलन, पेड़ों का कटना, संघन कृषि, ज़्यादा कृषि करना, अति पशुचारण, जानवरों को चराना, भवन निर्माण, ठीक है, और बहुत सारी मानव क्रियाएं हैं जिसकी वजह से मृदा अपर्दन होता है, ठीक है। और मृदा अपर्दन से मरुस्थलीय बनने का खतरा बना रहता है। मृदा अपर्दन को रोकने के लिए इसकी मृदा संरक्षण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके लिए कई उपाय किए जा सकते हैं। पेड़ों की जड़ें मिट्टी की ऊपरी परत को बचाए रखती हैं। इसके लिए वनारोपण से मिट्टी संरक्षण किया जा सकता है। ढाल वाले जगहों पर समोच्च जुताई मृदा के अपर्दन को रोका जा सकता है। पेड़ों को लगाकर रक्षित मेखला बनाने में भी मृदा अपर्दन की रोकथाम हो सकती है। तो बच्चों, ये मैंने चैप्टर बहुत अच्छे से आपको समझाया है। आप इन वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे, इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। थैंक यू, हैव नाइस डे।